दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज हम हिंदी पत्र लेखन में व्यावसायिक पत्र संक्षेपण पल्लवन को कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको हिंदी पत्र लेखन से संबंधित एमसीक्यू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों व्यावसायिक पत्र। दोस्तों, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह किससे संबंधित होगा, यानी कि व्यवसाय से, जिसे हम बिजनेस लेटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है इसमें कि जो ट्रेड किए जाते हैं एक कंपनी के द्वारा, तो एक व्यावसायिक पत्र लिखकर जो भी अपना सामान मंगाना होता है वह लिखकर मंगाया जाता है। व्यावसायिक पत्र को वाणिज्यिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यावसायिक पत्र विभिन्न व्यापारियों और व्यावसायिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, यानी विस्तार होता है। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल मंगाने के लिए पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम, शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें। पत्र के सबसे दाईं ओर संस्था, संगठन या फिर प्रतिष्ठान का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना आवश्यक होता है। बाद नाम के ठीक सामने बाईं ओर पत्र संख्या लिखा जाता है। उसके बाद पत्र संख्या के थोड़ा नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता के पते के नीचे संबोधन लिखा जाता है, क्योंकि व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में यह प्रश्न आया भी है कि औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि के लिए लिखे जाते हैं। अतः इन पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्दों, नमस्कार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन के बाद पत्र का कलेवर यानी कि मूल पत्र लिखना प्रारंभ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जहाँ पर मूल पत्र समाप्त हो रहा है उसके नीचे दाईं ओर स्वनिर्देश यानी कि अभिनिवेदन लिखना आवश्यक होता है। व्यावसायिक पत्रों में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, कृपाभिलाषी, आपका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वनिर्देश के ठीक नीचे यानी कि दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद ही पत्र अधिक मान्य होता है। आगे बढ़ते हैं। हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर यदि आप पत्र के साथ कुछ संलग्न कर रहे हैं, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, रसीद आदि, तो उनका विवरण देना आवश्यक होता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यावसायिक पत्र का प्रारूप, जैसा कि बाईं ओर पत्र संख्या, बाईं ओर नाम, पता और दिनांक लिखा हुआ है। फिर आपका बाईं ओर जो पत्र संख्या है उसके नीचे आप देख सकते हैं सेवा में, फिर एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद से महोदय, फिर यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी विचारों को यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो संलग्न पत्र देना चाहते हैं, उसके बाद आप संलग्न पत्र जो देना चाहते हैं, चेक या ड्राफ्ट, रसीद, तो उसका विवरण भी देना आवश्यक होता है। उसके बाद भवदी। तो दोस्तों, ये थे व्यावसायिक पत्र का प्रारूप। अब पढ़ते हैं संक्षेपण। दोस्तों, इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि संक्षेपण का अर्थ क्या होता है। संक्षेप यानी कि विस्तार, विस्तृत। तो पढ़ते हैं संक्षेपण के बारे में। किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेख, वक्तव्य, शोध प्रबंध, निबंध या निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं, जिसमें मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुत्तर यानी कि संक्षिप्त
और क्रमबद्ध के रूप में रखा गया हो। आगे पढ़ते हैं। संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसकी संरचना भी निबंध जैसी होती है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संक्षेपण से भी क्वेश्चन आता है कि संक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार है, संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण। तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अकॉर्डिंग है। आगे पढ़ते हैं। संक्षेपण की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में पड़ती है। अब पढ़ते हैं दोस्तों संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लेख का मूल भाव नष्ट ना होने पाए। आगे पढ़ते हैं। संक्षिप्तता संक्षेपण का यह एक प्रधान गुण है। संक्षेपण सामान्यतः मूल पाठ के 1/3 शब्दों में होना चाहिए। संक्षेपण की भाषा सरल और परिष्कृत होनी चाहिए। इसमें समास बहुल अलंकृत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। भाव मूल संदर्भ के अनुकूल एवं भाषा व्याकरण के अनुसार होना आवश्यक है। संक्षेपण की भाषा में प्रवाह और क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों संक्षेपण के नियम। पढ़ते हैं दोस्तों संक्षेपण के नियम, और दोस्तों इसके बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पढ़ते हैं। संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल पाठ या विषय वस्तु को एकाधिक मतलब एक से अधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना आवश्यक होता है, जिससे मूल पाठ का भावार्थ समझ में आ जाएगा। हमें तब तक संक्षेपण लिखना प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ में ना आ जाए। आगे पढ़ते हैं। मूल पाठ को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों, वाक्य खंडों को रेखांकित कर लिया जाना आवश्यक है। रेखांकन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश छूटने ना पाए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। रेखांकन के पश्चात मूल पाठ में व्यक्त किए गए विचारों, भाव और तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना आवश्यक होता है। आगे पढ़ते हैं। मूल पाठ के 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना आवश्यक होता है। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने और किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति नहीं होती है। संक्षेपण को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसका कच्चा रूप तैयार करना आवश्यक है, और भली भांति यह देख लेना आवश्यक है कि सभी महत्वपूर्ण भावों का संकलन उसमें हो चुका है या फिर नहीं। कि पढ़ते हैं दोस्तों। उपयुक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भाव विचारों के अनुरूप एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना आवश्यक होता है। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना आवश्यक है। संक्षेपण के नियम आप लोग ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं। पल्लवन। पल्लवन दोस्तों है क्या? पल्लवन का अर्थ होता है किसी भाव का विस्तार। तो दोस्तों पढ़ते हैं। इसे विस्तारण या भाव विस्तारण और भाव पल्लवन आदि के नाम से जाना जाता है। भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार। डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार या फिर भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार पल्लवन में किसी उक्ति, वाक्य, श्रुति, कहावत, लोकोक्ति आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। इनके विस्तार की आवश्यकता तभी पड़ती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। पल्लवन संक्षेपण और सारांश लेखन का उल्टा यानी कि विपरीत धर्मी होता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों पल्लवन के कुछ सामान्य नियम। पल्लवन से पूर्व मूल अवतरण के वाक्य, लोकोक्ति, कहावत, सूक्ति को अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है ताकि उसके संपूर्ण भाव को
अच्छे से समझा जा सके। भावार्थ को समझने के पश्चात मूल विचार से संबंधित गौड़ विचार भावों को समझने की चेष्टा करना आवश्यक है। इसके बाद ही एक एक विचार और भाव को अनुच्छेदवार लिखना शुरू करना आवश्यक है। या विस्तार करते समय कथन की पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं। वाक्य छोटे छोटे हों और भाषा सरल स्पष्ट व्यवहारिक होनी आवश्यक है। लेखक या कवि के मूल भाव का ही विस्तार करना आवश्यक है, उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। पल्लवन की रचना प्रत्येक दशा में अन्य पुरुष में होती है। पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे पल्लवन और पल्लवन के नियम। पल्लवन से दोस्तों आपने क्या समझा कि इसमें किसी भाव का विस्तार किया जाता है और पल्लवन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, पुनरावृत्ति से बचना चाहिए और इनके भाव को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कंटेंट कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।